हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? बढ़िया, मजे में। चलो तो बात करते हैं। वही चैप्टर फर्स्ट चल रहा है अपना, है ना, विद्युत क्षेत्र। और हम बात कर चुके थे आवेश के मात्रक। ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज तक हम कंप्लीट बात कर चुके हैं। क्लियर? आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर का जो मेन टॉपिक है उसके बारे में। ठीक है, तो चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो क्या है, सुनना ध्यान से। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। ठीक है, तो ये मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, कूलाम का नियम। ध्यान से सुनना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर पूरा फोकस यहां हुआ तो। ठीक है, तो देखना भाई ध्यान से, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा इसमें। कूलाम का नियम। तो सबसे पहली बात तो कूलाम का नियम कब लागू होता है ना? कूलाम का जो नियम है वो कब लागू होता है? ठीक है, तो कूलाम का जो नियम है विद्युत क्षेत्र के लिए बात कर रहा हूं। कूलाम का नियम हम बात करेंगे कहां? चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी बात करेंगे, है ना। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कूलाम का जो नियम है वो विद्युत क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के लिए जब कूलाम के नियम की हम चर्चा कर रहे हैं तो कूलाम का जो नियम है वो केवल और केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। किसके लिए? स्थिर आवेशों के लिए। किसमें? विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र अगर होता तो वहां आवेश कैसा होता? गतिशील अवस्था में होता। ठीक है, तो यहां विद्युत क्षेत्र जो चल रहा है अपना चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर कूलाम का नियम जो लागू होगा वो केवल किसमें? स्थिर आवेशों के बीच लागू होगा। ठीक है, दूसरी बात कि ये स्थिर आवेशों के बीच लागू हो रहा है। दूसरी बात कि जो आवेश हैं वो कैसे होने चाहिए? बिंदुवत होने चाहिए। आवेश कैसा होना चाहिए? बिंदुवत होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर कि बिंदुवत आवेश क्या होते हैं। बिंदुवत आवेश क्या होते हैं? ठीक है, तो बिंदुवत आवेश पर चर्चा कर रहे हैं पहले। बिंदुवत आवेश। तो बिंदुवत आवेश क्या है वो सुनना भाई ध्यान से। एक चीज और, नोड्स, है ना। तो नोड्सों की सबसे बड़ी समस्या रहती है, सबके सामने रहती है। तो यहां मैं बोर्ड पर एक एक शब्द लिख के चल रहा हूं आपको, एक एक लाइन लिख के चल रहा हूं आपको, है ना। तो नोट्स की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया तो उसको थोड़ी मेहनत करो, है ना। घर पे थोड़ी मेहनत करो, क्यों? घर पे वैसे भी तो आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ी मेहनत करो, नोट्स बनाओ। और सेल्फ नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, यहां पहले हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद स्क्रीनशॉट में से उसको उतारें, फिर उसके बाद उसका फिर दोबारा से रिवीजन करें, तो अपना जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसको बाद में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, केवल फेरना पड़ता है एक बार। ठीक है, हाँ, तो सुनना, बिंदुवत आवेश क्या है। तो सबसे पहले बात करें बिंदुवत का मतलब क्या होता है। बिंदुवत का मतलब क्या होता है? बिंदुवत का मतलब है कि किसी वस्तु को दूसरी वस्तु कैसी नजर आनी चाहिए? बिंदुवत नजर आनी चाहिए। तो बिंदुवत कैसे नजर आएगी वो सुनना। जैसे मान के चलो कोई आदमी है ना, और वो मेरे पास खड़ा है, जैसे मान चलो ये खड़ा, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूं? दूर लेता जाऊं, दूर लेता जाऊं, है ना। और ये पहुंच गया बहुत अधिक दूरी पर, ठीक है, बहुत अधिक दूरी पर पहुंच गया। तो ये जितना आकार इसका मेरे को यहां दिख रहा है पास में रखा हुआ, जैसे ये बहुत दूर चला जाएगा तो इसका जो आकार है क्या वास्तव में इतना नजर आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे किसी ऊंचाई पे से, किसी पहाड़ पे से नीचे किसी आदमी को देखते हैं, है ना, तो वो कैसे नजर आते हैं? छोटे छोटे नजर आते हैं। ऐसे नीचे वाला आदमी ऊपर देखे तो कैसा नजर आएगा? छोटा नजर आएगा। इसका मतलब क्या वास्तव में वो छोटा है? नहीं है, है ना। क्या आकार उसका वास्तव में छोटा हो गया? घिसते 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 ऊपर चढ़ा तो घिसता घिसता और क्या हो गया? छोटा हो गया। तो ऐसा नहीं होता है ना। तो क्या होगा फिर? वहां पर क्या हो रहा है? तो वहां दूरी के कारण, दूरी के कारण, वैसे आंखों का बना कौन होता है वो आगे चल के बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो यहां पर जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आदमी की जो साइज है ना, वो आभासी प्रतिबिंब जो है, उसका आभासी बिंब जो है वो क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है ना। तो इसका मतलब है कि अगर मैं किन्हीं दो आवेशों को
एक दूसरे से क्या लेता जाऊं, दूर लेता जाऊं, दूर लेता जाऊं, दूर लेता जाऊं, तो इसको ये कैसा नजर आएगा, छोटा नजर आएगा, बिंदुवत नजर आएगा। और इसको ये कैसा नजर आएगा, वो भी कैसा नजर आएगा, छोटा नजर आएगा, बिंदुवत नजर आएगा। तो बिंदुवत का मतलब समझ में आ गया होगा, है ना, कि बिंदुवत क्या होता है। बिंदुवत का मतलब है कि यदि वस्तु का आकार दोनों के बीच की दूरी की तुलना में, बीच की दूरी ज्यादा हो, आकार क्या हो जाए, कम हो जाए, आकार कम हो जाए, बीच की दूरी ज्यादा हो जाए आकार की तुलना में, तो वो दोनों एक दूसरे को कैसे नजर आएंगे, बिंदुवत नजर आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दोबारा सुनो कि यदि वस्तु का आकार बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो, बहुत कम, आकार बहुत कम हो, दूरी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को बिंदुवत नजर आएंगी। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, तो आकार को हम बिमा के द्वारा दर्शाते हैं ना, आकार जो है इस शब्द को हम किसके रूप में, बिमा से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो सुनना परिभाषा क्या होगी इसकी, कि बिंदुवत आवेश क्या है, परिभाषा क्या है कि वे आवेश, लिख देता हूं, वे आवेश जिनकी विमाएं, वे आवेश जिनकी विमाएं, वे आवेश जिनकी विमाएं, विमा का मतलब समझ गए, आकार। ठीक है, उनके मध्य की दूरी, विमाएं उनके मध्य की दूरी, मध्य की दूरी की तुलना में नगण्य हो। ठीक है, यानी विमाएं जो है, आकार जो है, आकार, लंबाई, चौड़ाई वगैरह ये सब क्या है, विमाएं है ना, उनके मध्य की दूरी की तुलना में क्या हो, नगण्य, तो वे दोनों आवेश जो हैं वो कैसे कहलाएंगे, एक दूसरे के सापेक्ष बिंदुवत कहलाएंगे। ठीक है, हो तो वे आवेश परस्पर बिंदुवत आवेश कहलाते हैं, बिंदुवत आवेश कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई किसकी, बिंदुवत आवेश की। इसका मतलब जहां जहां मैं बिंदुवत शब्द का प्रयोग करूंगा, जिस स्थान पर मैंने बिंदुवत शब्द का प्रयोग कर दिया, वहां मुझे ये लिखने की आवश्यकता नहीं है कि बिन दोनों के मध्य दूरी है ना, उन दोनों के मध्य कोई दूरी होगी, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों, बिंदुवत शब्द में ही दूरी क्या आ रही है, इंक्लूड आ रही है। नहीं है बात समझ में, है ना। तो ध्यान रखना इस चीज को कि अगर मैं बिंदुवत लिखता हूं तो वहां ये स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि साहब उनके बीच की दूरी, वे दोनों एक दूसरे से इतनी दूरी पर रखे हुए हैं ना, तो उसका परिमाण जरूर लिख दें कि इतनी दूरी है, लेकिन ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वे दोनों एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं। ठीक है, क्यों, बिंदुवत शब्द में ही उन दोनों के मध्य क्या आ रहा है कि दोनों एक दूसरे से किसी दूरी पर रखे हुए हैं। क्लियर है। ठीक है, अब सुनना, तो बात करते हैं कूलाम के नियम की। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या कहता है, सुनना। याद करो 11वीं क्लास में हमने किन्हीं दो द्रव्यमान पिंडों के बीच की बात की थी, है ना, और ये बात की थी कि दो द्रव्यमान पिंड हैं और एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, तो इन दोनों के मध्य एक आकर्षण बल लगता है और उस आकर्षण बल का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और उस बल को हमने बोला था गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोला था, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई वस्तु है, पार्टिकल है, उसके दो मुख्यतः गुण होते हैं, एक तो उसका द्रव्यमान होता है, एक उसका आवेश होता है। द्रव्यमान गुण के कारण उन दोनों वस्तुओं के मध्य क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसकी प्रकृति आकर्षण होती है, और आवेश गुण के कारण जो वस्तु के मध्य बल लगता है वो कौन सा बल लगता है, कूलाम बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण। ठीक है, अब कूलाम बल विद्युत क्षेत्र के लिए भी हो सकता है और चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी हो सकता है, ध्यान रखना।
विद्युत क्षेत्र के लिए होगा तो आवेश स्थिर होगा, और चुंबकीय क्षेत्र के लिए होगा तो आवेश गतिशील होगा। समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो बस यहां पर क्या है देखना, कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम क्या कहता है कि दो स्थिर, ध्यान रखना, दो स्थिर, मैंने लिख दिया कि ये Q1 आवेश है और ये मान लिया मैंने Q2 आवेश है, और दोनों आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। तो क्या होगा कि इस आवेश और इन दोनों आवेशों के बीच में अगर दोनों आवेश प्लस प्लस के हैं, मतलब इन दोनों की प्रकृति अगर सजातीय है, कैसी प्रकृति है? सजातीय प्रकृति है। सजातीय का मतलब समझ गए, ये प्लस का ये भी प्लस का है। ठीक है, विजातीय है, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, सजातीय है, ये माइनस ये भी माइनस, विजातीय है, ये माइनस ये प्लस। समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो सजातीय अगर प्रकृति है दोनों की, प्लस प्लस है, तो दोनों के मध्य कौन सा बल? प्रतिकर्षण। और अगर विजातीय प्रकृति है तो कैसा बल? आकर्षण। ठीक है, यानी दोनों ही बल लग सकते हैं, प्रतिकर्षण भी लग सकता है और आकर्षण भी लग सकता है। ठीक है, लेकिन एक ही बल लगेगा। ये नहीं है कि साहब दोनों आवेशों के मध्य के थोड़ी देर में तो आकर्षण लग रहा है, थोड़ी देर में प्रतिकर्षण, नहीं, एक ही बल लगेगा, है ना? क्यों? आप प्रकृति चेंज नहीं होगी इनकी, जैसी है वैसी रहेगी। एक बार जो प्रकृति है वो दे दी, वो ही नेचर रहेगी इसकी। ठीक है, तो दोनों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, मैं क्या बोल रहा हूं? आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण डिपेंड करेंगे इनकी प्रकृति पर। ठीक है, तो देखना, कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम के नियमानुसार, ठीक है, क्या कहता है कूलाम का नियम? सुनना भाई ध्यान से, कि किन्हीं दो, ध्यान रखना, स्थिर लिखना पड़ेगा मेरे को, स्टैटिक्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, स्थिर बिंदुवत, ये लाइन, ठीक है, ये शब्द लिखना पड़ेगा आपको। दोनों आवेश स्थिर हैं और कैसे हैं? बिंदुवत हैं। ठीक है, तो कूलाम के नियम अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, और इन दोनों को मिला के हम बोल रहे हैं क्या? कूलाम बल। ठीक है, कूलाम बल लिख सकते हैं हम, कूलाम बल। ठीक है, तो किन्हीं दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल या फिर कूलाम बल। पहला पॉइंट, दोनों आवेशों के परिमाण, ध्यान रखना, परिमाण की बात कर रहा हूं, है ना? दोनों आवेशों के परिमाण का मतलब है कि अगर एक आवेश प्लस का है तो दूसरा आवेश अगर माइनस का है तो उसको हम प्लस का ही लेके चलेंगे। परिमाण मतलब उसका मान कितना है। ठीक है, तो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है, अर्थात F, ये बल है, ध्यान रखना, समानुपाती Q1 Q2। ठीक है, तो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है। ठीक है भाई, तो लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण या कूलाम बल F, ठीक है, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती Q1 Q2। समीकरण नंबर दे दिया मैंने 1। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट,
दोनों के मध्य, दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? अर्थात F समानुपाती 1/r²। ध्यान रखना, इसको हम दो प्रकार से बोलेंगे कि अगर मैं कहता हूं इसको चिन्ह को समानुपाती तो बोलूंगा 1/r²। अगर मैंने इसको बोला व्युत्क्रमानुपाती तो डायरेक्ट कहेंगे हम r²। बात समझ में आ गई कि F समानुपाती 1/r² या फिर F व्युत्क्रमानुपाती r²। ठीक है, देखना कि अगर मैं इन दोनों आवेशों का परिमाण बढ़ाता हूं तो बल बढ़ेगा। ठीक है, समानुपाती का मतलब। और अगर इन दोनों का मान घटाता हूं तो इस बल का मान भी क्या होगा? घटेगा। दूसरी बात, दोनों के बीच की दूरी अगर मैं इसको ज्यादा दूर ले जाता हूं तो लगने वाला बल क्या होगा? घटेगा। घटेगा मतलब व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, पास लाता हूं तो भी दूरी कम हो रही है लेकिन बल बढ़ेगा, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से समझ लो भाई। कोई समस्या हो तो बता देना। हाँ भाई, हो गया होगा? ले लिया स्क्रीनशॉट? मिटा देता हूं। चलो भाई, ऊपर से मिटाता हूं, है ना, कूलाम का नियम, ये मिटा देता हूं और ये भी साफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखना भाई ध्यान से। तो समीकरण 1 और 2 को संयुक्त रूप से लिखते हैं। समीकरण 1 व 2 को संयुक्त रूप से लिखने पर, संयुक्त रूप से लिखने पर, समीकरण 1 और 2 को संयुक्त रूप से लिखने पर क्या होगा? F समानुपाती होगा Q1 Q2 बट्टे r²। ठीक है, समीकरण नंबर 3 क्या हो गया? F समानुपाती Q1 Q2 बट्टे r²। क्लियर? ठीक है साहब, आगे देखना। समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। ठीक है, और वो नियतांक हमने मान लिया K है, तो Q1 Q2 बट्टे r²। ठीक, ये समीकरण नंबर 4, जहां लिख देते हैं इसको K एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है जिसे, समानुपाती नियतांक है जिसे क्या कहते हैं भाई? जिसे कूलाम बल नियतांक। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? कूलाम बल नियतांक, जिसे कूलाम बल नियतांक कहते हैं, कूलाम बल नियतांक कहते हैं। ठीक है, ये वाला मान समझ में आ गया होगा सबके। और इसका जो मान होता है वो क्या होता है वो भी सुन लो। जिसका मान K बराबर 1/4πε होता है। क्या होता है भाई? K बराबर 1/4πε होता है। ठीक है, K बराबर 1/4πε होता है। और 5वां पॉइंट, ठीक है, समीकरण नंबर 5, जहां एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है, और ये एप्सिलॉन जो है ये कहलाती है विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। ठीक है, विद्युतशीलता क्या होती है कि किसी पदार्थ द्वारा विद्युत वहन करने की जो क्षमता है वो कहलाती है इसकी विद्युतशीलता। ठीक है, तो एप्सिलॉन जो है वो विद्युतशीलता है और इस विद्युतशीलता का जो मान है
वो किसी माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है कि अगर माध्यम, जैसे मान चलो दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायु है या निर्वात है, या दोनों आवेश जो है वो जल में रखे हुए हैं, या दोनों आवेश मान के चलो कहीं और किसी माध्यम में रखे हुए हैं, तो एप्सिलॉन के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो देखना ध्यान से, तो एप्सिलॉन, ठीक, और लिख देता हूं मैं यहां पर एप्सिलॉन का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, एप्सिलॉन का मान अलग अलग माध्यम के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, यहां तक आगे देखते हैं। देखना भाई, ध्यान से देखना। तो एप्सिलॉन का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। अगर मान चलो हम बात करें निर्वात की, तो अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है, ये हम और आगे चल के इसको स्पष्ट करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहां देखते हैं इसको कि निर्वात या वायु के लिए कितना होता है मान। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो लिख देता हूं मैं निर्वात या वायु। तो निर्वात या वायु दोनों शब्द अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं दोनों। निर्वात का मतलब जहां वायु नहीं है, और वायु है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो निर्वात या वायु, दिख नहीं रहा है स्पष्ट यहां पर ये। ठीक है, फॉक्स पड़ रहा है, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं, देखना। निर्वात या वायु, ठीक है, इन दोनों के लिए एप्सिलॉन का मान अलग अलग होता है, लेकिन दोनों का मान लगभग बराबर होता है। ठीक है, लगभग बराबर होता है, इसलिए हम इसको निर्वात या वायु को एक साथ लिख देते हैं। तो निर्वात या वायु के लिए, वायु माध्यम के लिए क्या होगा भाई, एप्सिलॉन जो होगा, एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन 0 से प्रदर्शित करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और इस एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो कितना होता है, दोनों मान याद रखने, 1/36 पाई गुणा 10⁹9। कितना होता है, 1/36 पाई गुणा 10⁹9। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो मान निकल के आएगा, या एप्सिलॉन 0 बराबर, याद रखना ये वाला मान बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कैलकुलेशन में कोई समस्या नहीं आती, ये वाला मान अगर हम रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारे पास कैलकुलेशन में कोई समस्या नहीं आएगी। तो एप्सिलॉन आएगा भाग लगाने पर, वो आएगा 8.85 गुणा 10⁻12। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 गुणा 10⁻12 होता है। मात्रक, यहां से इसका मात्रक देखते हैं। तो देखो के का मात्रक क्या होगा, यहां से के का मात्रक, यहां से देखो r² को इधर ले जाएं, Q1 Q2 का भाग लग जाएगा। तो बल का मात्रक क्या हो गया, बल का मात्रक न्यूटन इंटू दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम इंटू कूलाम स्क्वायर, क्या लगेगा इसका भाग, तो कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये तो किसका मात्रक है, के का मात्रक है। किसका मात्रक, के का मात्रक। और 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता, केवल कौन है, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन को इधर ले आऊं, के को इधर ले जाऊं, इसका मतलब के का जो मान है वो कहां है, नीचे आ रहा है, हर में आ रहा है, तो मात्रक जो है क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसका अंदर एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक आएगा वो कूलाम स्क्वायर बट्टे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है वो उल्टा हो जाएगा के का, कितना, कूलाम स्क्वायर, नीचे कूलाम स्क्वायर कहां चला जाएगा, ऊपर, कूलाम स्क्वायर बट्टे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो ये वाला मान अगर मैं इस समीकरण 5 में रखता हूं तो देखना ध्यान से, अतः समीकरण 5 से क्या होगा, के बराबर 1/4 पाई निर्वात माध्यम के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, निर्वात या वायु के लिए के का मान निकाल रहे हैं हम, निर्वात या वायु माध्यम के लिए
वायु माध्यम के लिए K बराबर 1/4πε0 हो जाएगा ये, ठीक है। और K बराबर ε0 का मान रख देते हैं यहां से, ठीक है, यहां से। तो K बराबर 1/4π इंटू ε0 का मान ये रहा 1/36 पाई गुणा 10⁻9। कितना है? 1/36 पाई गुणा 36 पाई गुणा 10⁻9, ठीक है। पाई से पाई गया और 4 से 9 बार कहां चला जाएगा ये पूरा मान? ऊपर। तो ये मान आ जाएगा निकल के 9 गुणा 10⁻9, ठीक है। तो इसका मतलब K का जो मान होता है निर्वात या वायु के लिए वो होता है 9 गुणा 10⁻9। मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू बटे कूलम स्क्वायर, ठीक है भाई। ये वाला मान होता है, समझ में आ गया होगा सबके, ठीक है। तो K का जो मान होता है निर्वात या वायु के लिए कांस्टेंट राशि है, ध्यान रखना K कांस्टेंट मान है। तो निर्वात या वायु के लिए K का जो मान है वो 1/4πε0 या फिर K बराबर 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार अच्छे से समझ लो भाई इसको, जिससे आगे चलते हैं। तो ये वाला जो मान निकल के आया वो कौन सी पद्धति में आया? SI MKS पद्धति में आया। कौन से मान में? SI MKS पद्धति में निकल के आया है। हाँ भाई, हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। एक बार और देख लेते हैं इसको। क्या कहा भाई कूलम ने कि F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। समानुपाती चिन्ह हटाया तो एक नियतांक आया K, और इस K जो है वो एक समानुपाती नियतांक है, इसे हम कूलम बल नियतांक कहते हैं। इसका जो मान होता है K बराबर 1/4πε होता है। एप्सिलॉन को हम इस प्रकार बनाते हैं, ये मैं वैसे बना देता हूं, ठीक है, जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा बनाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन। K का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन का जो मान है वो अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। निर्वात या वायु माध्यम के लिए एप्सिलॉन जो है वो ε0 के बराबर होता है, और इसका जो मान है 1/36 पाई गुणा 10⁻9 होता है। ε0 का मान इसका जब इसमें भाग लगाएंगे, पाई का मान रखेंगे, सारा कुछ करके कैलकुलेशन निकालते हैं तो 8.85 गुणा 10⁻12 ये मान निकल के आता है। एमकेएस पद्धति में होता है मान, क्यों? न्यूटन एमकेएस में है, मीटर एमकेएस में है, कूलम एमकेएस का मान है, ठीक है। तो कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। समीकरण 5 से निर्वात या वायु माध्यम के लिए K बराबर आ गया 1/4πε0, यानी एप्सिलॉन के स्थान पर हमने ε0 रख दिया। ε0 का मान जब हमने यहां से रखा, यहां से ये वाला, तो हमने कैलकुलेशन करके देखा तो K का जो मान निकल के आया वो 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर निकल के आ गया भाई, ठीक है, क्लियर है। तो आई थिंक ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। यहां तक आप लोग कंप्लीट करना है आपको, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। और मैं यही कहता हूं कि जितना हो सके आप लोग, है ना, नोट्स सेल्फ बनाओ। हालांकि नोट्स अगर दिक्कत आती है कहीं भी तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, है ना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। लेकिन अगर आप सेल्फ, ठीक है, सेल्फ जो मैं यहां लिखा रहा हूं, है ना, इसी को देखते हुए ये मान के चलो कि हम क्लास के अंदर बैठे हैं, ठीक है, तो अगर इसको देखते हुए अगर आप लोग नोट्स बनाते हो तो ये आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा, है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सेल्फ नोट्स तैयार करोगे, है ना, और आपका जो टॉपिक चल रहा है उसको बिल्कुल क्लियर करके चलो, ठीक है। जब भी इच्छा करे तब आप लोग टॉपिक खोल के देख सकते हो, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। ओके, धन्यवाद।